बंगाल के नवाब और अंग्रेज। भारतीय प्रांतों में संपन्नता की दृष्टि से बंगाल का स्थान महत्वपूर्ण था। अंग्रेजों को 1651 में शाह शुजा द्वारा बंगाल का नवाब 3000 वार्षिक कर के बदले में व्यापारिक छूट प्राप्त हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजवंश की एक स्त्री की चिकित्सा विलियम ब्रॉटन द्वारा की गई। 1698 में सूबेदार अजी मुसान ने अंग्रेजों को 3 गांवों की जमींदारी सुल्तानाती, कलिकता और गोविंदपुर प्रदान की। 1717 में बंगाल का सूबेदार मुर्शिद कुली खां बनाया गया। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद मकसूदाबाद स्थानांतरित कर ली। इसे 1719 में उड़ीसा का क्षेत्र भी दे दिया गया। इसके काल की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। इसके समय में जमींदारों के कुल 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया। दूसरा विद्रोह सुजात खां, तीसरा विद्रोह नजात खां ने किया। इसने किसानों से भू राजस्व व्यवस्था की, उन्हें तकाबी ऋण प्रदान किया। इसकी मृत्यु के बाद इसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। सुजाउद्दीन, यह मुर्शीद कुली खां का दामाद था। इसे 1733 में बिहार का क्षेत्र भी प्रदान कर दिया गया। इस तरह बंगाल के अंतर्गत अब बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र भी सम्मिलित हो गए। सरफराज, इसको बिहार के उपसूबेदार अलवर्दी खां ने गिरिया अथवा घिरिया नामक स्थान पर घेर कर मार डाला और इस तरह स्वयं बंगाल का सूबेदार बन बैठा। अली वर्दी खां, ये बंगाल के नवाबों में सबसे योग्य नवाब था। चूंकि यह सरफराज खां को मारकर गद्दी पर बैठा था, इसीलिए मुगल सम्राट को 2 करोड़ घूस देकर अपने पद को स्थायी बनाया, परंतु उसके बाद अपने 16 वर्षों के शासनकाल में इसने मुगल बादशाह को कभी राजस्व नहीं भेजा। रघु जी के लगातार आक्रमणों से बाध्य होकर इसे उड़ीसा का क्षेत्र 1751 में मराठों को देना पड़ा। यूरोपीय की तुलना इसने मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। अली वर्दी खां के कुली 3 पुत्रियां थी। उसके तीनों दामाद उसके जीवन काल में खत्म हो चुके थे। उसने अपने सबसे छोटे लड़की के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बनाया। सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां के मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। गद्दी पर बैठने के समय उसके 3 प्रमुख शत्रु थे। इसमें अंग्रेज सबसे प्रबल शत्रु थे क्योंकि उन्होंने शौकत जंग को शरण दी थी तथा घसीटी बेगम को भी समर्थन दिया था। 1756 यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाने से अंग्रेजों ने कलकत्ता और फ्रांसीसियों ने चंदनगर की किलेबंदी प्रारंभ की। नवाब के मना करने पर फ्रांसीसी मान गए परंतु अंग्रेज नहीं माने। फलस्वरूप सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज गवर्नर डेकर ने भागकर फुल्टा द्वीप में शरण ली। की घटना, इस घटना का वर्णन हालवेल द्वारा किया गया। इसके अनुसार 20 जून की रात को 146 अंग्रेजों को 18 फुट लंबे तथा 14 फुट 10 इंच चौड़े एक कोठरी में बंद कर दिया गया। अगले दिन हालवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे, परंतु इस घटना का वर्णन तत्कालीन अन्य किसी इतिहासकार ने नहीं किया है। प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि। कलकत्ता के पतन का समाचार मद्रास पहुंचने पर क्लाइव और वॉटसन के नेतृत्व में एक सेना बंगाल पहुंची। क्लाइव ने मानिक चंद्र को घूस देकर 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला को जब ये पता चला तब कलकत्ता पहुंचकर उसने क्लाइव से अलीनगर की संधि की। अलीनगर की संधि, अलीनगर सिराज द्वारा कलकत्ता को दिया गया नया नाम था। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को कलकत्ता किले बंद करने की अनुमति दे दी गई। परंतु जब अंग्रेजों ने फ्रांसीसी क्षेत्र पर पुनः आक्रमण किया तब अंग्रेजों और नवाब के बीच संघर्ष अवश्यंभावी हो गया। फलतः प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध वास्तव में युद्ध था ही नहीं अपितु यह एक षड्यंत्र था। इस षड्यंत्र में निम्नलिखित लोगों ने हिस्सा लिया। 1. मीर जाफर नवाब का सेनापति। 2. जगत सेठ कलकत्ता का सबसे बड़ा बैंकर। 3. अमीन चंद सबसे अमीर व्यक्ति एवं षड्यंत्र का नेता। 4. मानिकचंद नवाब के एक टुकड़ी का प्रमुख। 5. खादिम खां नवाब के एक टुकड़ी का प्रमुख। नवाब की ओर से केवल मीर भदान, मोहनलाल एवं कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने हिस्सा लिया। मीर महादन युद्ध में मारा गया। सिराजुद्दौला युद्ध के समय ही मुर्शिदाबाद लौट गया था। मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उसकी हत्या करवा दी। इस तरह प्लासी का युद्ध समाप्त हुआ। मीर जाफर, प्लासी के युद्ध में मीर जाफर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी कारण उसे बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर जाफर ने अंग्रेजों को निम्नलिखित सुविधाएं दी। 1. अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी दी गई। 2. अंग्रेजों को वर्धमान तथा नदिया के क्षेत्रों को कंपनी को दे दिया गया। क्लाइव को भी प्लासी के युद्ध का फायदा मिला और उसे बंगाल का पहला गवर्नर बना दिया गया। अंग्रेजों ने मीर जाफर से लगातार धन की मांग की जिसको देने में नवाब असमर्थ था। हालवेल ने आरोप लगाया कि नवाब डचों और मुगल सम्राट से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। मीर जाफर से अपना पद छोड़ने को कहा गया जिसे छोड़कर वह कलकत्ता चला गया। इसके बाद इसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर कासिम, यह मीर जाफर का दामाद था। मीर जाफर को हटाने के बाद इससे मुंगेर की संधि की गई।
मुंगेर की संधि। इस संधि के द्वारा इसने अंग्रेजों को वर्धमान, मेदिनापुर तथा चटगांव के क्षेत्र देना स्वीकार किया। सिलहट के चूने के व्यापार में कंपनी का आधा भाग मान लिया गया। बेनसिटाट ने संधि पर मीर कासिम से हस्ताक्षर कराने के बाद ही उसे बंगाल के नवाब बना दिया। मीर कासिम के सुधार। बंगाल के नवाबों में अली वर्दी खां के बाद यह दूसरा सबसे योग्य नवाब था। इसने बंगाल की दशा को सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। यह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रात्मक वातावरणों से ऊब चुका था, अतः उसने नई जगह पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की। इसने नए कर अबवाब उपरिकर लगाए तथा पुराने करों में 3/32 भाग अतिरिक्त लेना स्वीकार किया। अधिकारियों से बचत के रूप में एक और कर खिंजरी जमा भी वसूल किया। इसने मुंगेर में तोड़दार बंदूकों और तोपों को बनाने की व्यवस्था की। अंग्रेजों को उपर्युक्त कोई सुधार भी पसंद नहीं आया। इसी बीच अंग्रेज अपनी दस्तक पास का दुरुपयोग करने लगे। इसे वे भारतीय व्यापारियों को बेचकर पैसा लेने लगे। भारतीय व्यापारियों को भी कम मात्रा में ही शुल्क देकर व्यापार करने का फायदा मिलने लगा। लेकिन इस सब का प्रभाव अंततः नवाब पर ही पड़ा, अतः उसने व्यापारियों पर से चुंगी को माफ कर दिया। अंग्रेज इससे बौखला गए और उन्होंने मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर। मीर कासिम को हटाए जाने के बाद उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा। बक्सर का युद्ध मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय एवं मेजर मुनरो के बीच हुआ। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई। इस समय बंगाल का गवर्नर बेनसिटाट, बंगाल का नवाब मीर जाफर एवं दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद बंगाल में वास्तविक रूप से अंग्रेजों की प्रभुसत्ता की शुरुआत हुई। इसे प्लासी के युद्ध के बाद से नहीं माना जाता है। बक्सर की सफलता के बाद क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया। 1765 में ही मीर जाफर की मृत्यु के बाद नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। इलाहाबाद की दूसरी संधि। हस्ताक्षरकर्ता शुजाउद्दौला, अवध का नवाब एवं क्लाइव। ये संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच हुई। इसकी प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। इलाहाबाद तथा कड़ा के जिले अवध से लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिए गए। बनारस की जागीरदार बलवंत सिंह को अपने जागीर में स्वायत्ता प्राप्त हो गई। युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी के अवध के नवाब ने 50 लाख रुपए दिए। बंगाल में द्वैध प्रशासन। इलाहाबाद की द्वितीय संधि के बाद क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की। इसे 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। इस शासन में वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी, जबकि प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाब के कंधों पर था। कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हो चुकी थी। उसने नजमुद्दौला को 53 लाख रुपए देकर निजायत का कार्य भी प्राप्त कर लिया। इस तरह बंगाल पर अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों ने शासन किया। उन्होंने 3 उप दीवान भी नियुक्त किए। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार के एम पन्नेकर ने द्वैध शासन के काल को डाकू राज्य कहा, जबकि अंग्रेज इतिहासकार परसिवल स्पेयर ने इसे लूट एवं बेशर्मी का काल कहा। वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन समाप्त कर बंगाल को सीधे अंग्रेजी राज्य के नियंत्रण में ले लिया। बंगाल के नवाब और अंग्रेज।